हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन आरंभ करेंगे। यह चैप्टर 6 है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इस अध्याय को भी हम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यह अध्याय का मेरा पहला भाग है। आज इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन अध्याय का परिचय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या आवश्यकता होती है, हमें क्यों जरूरी होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना, साथ ही साथ हम राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उद्देश्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ से बनता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनते हैं। अतः इस अध्याय के सभी वीडियो आप ध्यानपूर्वक सुने, प्रत्येक वीडियो को अंत तक सुने ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन परिचय। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी देखेंगे कि उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पुनर्निर्माण की बात हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत के जुड़ाव एवं सुरक्षा परिषद में सुधार से संबंधित भारत का विशेष दृष्टिकोण जानकारी का एक अहम हिस्सा है। अध्याय के अंत में एक सवाल पूछा गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में अपनी भूमिका निभा सकता है जबकि विश्व में एक महाशक्ति का दबदबा हो। साथ ही इस अध्याय में हम राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO, WTO, WB, IMF एवं इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करेंगे। आई होप कि आपको परिचय समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन? व्हाट इज मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? जब विश्व के कई देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं और उस संगठन में सभी देश शामिल होते हैं तथा इस संगठन का कार्य देश में सहयोग एवं शांति स्थापित करना होता है, तो इस प्रकार के बनाए गए संगठन को हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। एक लाइन में कहें कि ऐसा संगठन जिसे विश्व के सभी देश मिलकर बनाते हैं विश्व शांति के उद्देश्य से, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने के क्या उद्देश्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो उद्देश्य होते हैं वे हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना, नंबर 2 विश्व में शांति स्थापित करना, नंबर 3 विश्व में युद्धों को होने से रोकना, नंबर 4 युद्ध की रोकथाम करना, नंबर 5 शांतिपूर्ण समाधान करना, नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। अब हम किताब का बिंदु देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, हमें क्यों जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है। हम देखते हैं कि विश्व में कई देश हैं और प्रत्येक देश की अपनी एक सरकार होती है। जैसे हमारा देश भारत है, भारत की सरकार है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, ब्रिटेन की सरकार है। ये सभी सरकारें अपने अपने देश की समस्याओं का समाधान तो करती हैं, किंतु कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ही किया जाता है। तो वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता
क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए। विश्व में कई समस्याएं ऐसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, तो इन समस्याओं के शांतिपूर्वक निपटारे के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। नंबर 2, दो या दो से अधिक देशों के मध्य उत्पन्न तनावपूर्ण वातावरण को खत्म करने के लिए। देखिए, जैसा कि ऊपर बताया हमने कि विश्व में कई देश होते हैं। हम दो देश, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर विवाद है, साउथ कोरिया और उत्तरी कोरिया के मध्य विवाद है, ईरान इराक के बीच समय समय पर विवाद होता है। तो इन विवादों को शांतिपूर्वक निपटाया जा सके, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना जरूरी है। नंबर 3, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए। कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता। मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। गैस हाउस प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की एक समस्या है, जलवायु परिवर्तन है या वैश्विक आतंकवाद है। तो ऐसी समस्याएं हैं जिनका निपटारा एक कोई भी देश नहीं कर सकता है। आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, तो क्या केवल अमेरिका के प्रयास से समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं। भारत है, जापान है, कई देशों में कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करना होंगे। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए। सभी देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। नंबर 5, प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारी से निपटने के लिए। देखिए, समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाएं आती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में ये आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है कि ये उन देशों में जो प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। महामारी बीमारी, अभी जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना की जो समस्या है, कोरोना महामारी जो है वो किसी एक देश की नहीं है, चीन से प्रारंभ हुई थी, लेकिन आज देखते देखते विश्व के प्रत्येक देश में कोरोना महामारी ने अपना पैर पसार लिए हैं और इस कोरोना महामारी से सभी देश जूझ रहे हैं। तो कोरोना के निपटारे के लिए, इस महामारी से बचाव के लिए कोई एक वैक्सीन की आवश्यकता है जिसके लिए सभी देश मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका समाधान सभी मिलकर कर सकते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, आज आतंकवाद की जो समस्या है वह किसी एक देश की समस्या नहीं है। अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, किंतु अमेरिका ने भी 11 सितंबर के हमले को झेला है जब पेंटागन और वाशिंगटन पर हमले हुए थे। तो आतंकवाद की समस्या आज किसी एक देश विशेष की नहीं है, बल्कि ये समूचे विश्व की है। तो इन वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम पॉइंट से कहें इसको, तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, युद्ध की रोकथाम के लिए जो हमने पॉइंट उद्देश्य में पढ़े हैं वही इसकी आवश्यकता के भी कारण बनेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब और कैसे बना, इसकी अवधारणा कहाँ से आई। तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना है वो लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे लीग ऑफ नेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्र संघ कहते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ
1914 से 1918 के मध्य जो युद्ध हुआ, इसमें काफी जनधन की हानि हुई, देशों को काफी नुकसान हुआ। तो इस नुकसान से बचने के लिए, विश्व में युद्ध ना हो, विश्व में युद्ध की स्थिति ना बने, इन युद्धों को रोका जा सके और समस्याओं का समाधान खोजा जाए, इस दिशा में सोचते हुए सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को महसूस किया और सभी देशों ने यह सोचा कि एक इस प्रकार का संगठन होना चाहिए जिसमें हम आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान कर सकें, अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। तो जिसके चलते सन 1920 में, जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रसंघ कहा जाता है, की स्थापना की गई। राष्ट्रसंघ जो है वह प्रारंभिक तौर पर सफल रहा, कई समस्याओं का समाधान किया, किंतु सन 1939 से 1945 के मध्य दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अर्थात राष्ट्रसंघ जो था वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाया। कई ऐसी समस्याएं रही, कई ऐसे मसले रहे, कई ऐसे झगड़े रहे जिनका निपटारा राष्ट्रसंघ नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप विश्व में दूसरा विश्व युद्ध हुआ और जो 1939 से 1945 के मध्य युद्ध हुआ, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के मुकाबले कई गुना अधिक नुकसान हुआ। जनधन की हानि हुई, आर्थिक नुकसान हुआ, यहां तक कि पहली बार इस दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग भी किया गया। तो हमने देखा था पहले चैप्टर में कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए थे। तो दूसरा विश्व युद्ध काफी नुकसानदायक रहा, काफी दुनिया को इससे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, देखिए, जब विश्व में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 से 1945 के मध्य, तो इस दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए विश्व के कई देश यह सोचने लगे कि नहीं, युद्ध जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं और इससे काफी नुकसान होता है, इसको रोकने के लिए एक संगठन बनाया जाना चाहिए। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एकाएक गठित नहीं हुआ था, एकाएक इसका निर्माण नहीं हुआ, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही थी। तो थोड़ा सा मैं आपको इतिहास भी बता दूं। दरअसल 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटानी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के मध्य एक अंटार्कटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस अंटार्कटिक चार्टर में जो मुख्य बात थी वो यह था कि हम दोनों मिलकर हिटलर का पतन करेंगे। जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, उसके पतन के लिए इन्होंने हाथ मिलाया था। और जैसे जैसे युद्ध गति पकड़ रहा था, नुकसान सभी देश झेल रहे थे, तो जो धुरी राष्ट्र के खिलाफ मित्र देशों के साथ लड़के युद्ध कर रहे थे, 26 देशों ने 1942 में इस अंटार्कटिक समझौते पर अपनी सहमति दिखाई। सन 1943 में इन देशों ने भी, जो धुरी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, इन्होंने भी अंटार्कटिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर अप्रैल और मई 1945 के मध्य याल्टा सम्मेलन में जब 3 देशों के प्रमुख, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, रूसी सोवियत संघ के जो नेता थे स्टालिन, वे और ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल, इन तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने
की बात कही। अप्रैल मई 1945 में सेंट फ्रांसिस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसका मसौदा याल्टा सम्मेलन में तैयार किया गया था, उसको बनाने के लिए विचार विमर्श हुआ, गहन चिंतन मनन किया गया और फिर 26 जून 1945 को 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से नहीं बना है, लेकिन जो उसका चार्टर था उस पर 50 देशों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए और फिर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस हुई। यानी कि आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो उत्तर रहेगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मौलिक सदस्य माने जाते हैं। अंतिम देश पोलैंड था। तो आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मौलिक सदस्य थे, 51 मौलिक सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत भी सदस्य है। अब आप मुझे एक कमेंट करके बताइएगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 सदस्य थे। देखते ही देखते संयुक्त राष्ट्र संघ की लोकप्रियता बढ़ी और वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। यह आंकड़ा पुस्तक में मई 2013 के मुताबिक है। मई 2013 के अनुसार वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं और जो अंतिम 193वां सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ है उसका नाम है दक्षिण सूडान। तो दक्षिण सूडान जो है वो इसका अंतिम सदस्य है। दुनिया के जितने भी देश स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, वे सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया और इसने काफ़ी सफलतापूर्वक भी कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य थे, हम उसको देखते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को हम पढ़े उसके पहले विद्यार्थियों में आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अपना एक ध्वज है यह कैसा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है उसमें एक ग्लोब बनाया गया है जिसमें विश्व के सभी देशों के झंडों को स्थान दिया गया है और इस ग्लोब में जो देशों के झंडे बनाए गए हैं उनमें 2 जैतून की डंडियां दिखाई गई हैं और इसका जो रंग है वह हल्का नीला पृष्ठभूमि का है और जो 2 जैतून की डंडियां हैं उसे शांति का प्रतीक माना जाता है। तो कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह विश्व शांति का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य नंबर 1, देखिए इसके भी उद्देश्य वही है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हैं जिसको हमने ऊपर पढ़ा है, चाहे वो राष्ट्र संघ के हों या संयुक्त राष्ट्र संघ के हों, ये दोनों ही एक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी कि राष्ट्र संघ जो अपने उद्देश्यों में विफल रहा था उसकी विफलता के पश्चात राष्ट्र संघ का नाम परिवर्तित करके संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया है। इसी कारण इसे राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं उनको हम देखते हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल करना। कोई भी यदि दुनिया में विवाद उत्पन्न होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसे शांतिपूर्वक ढंग से निपटाता है। नंबर 2, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य है
कि यह प्रत्येक देश के नागरिकों के जीवन स्तरों को ऊंचा उठाए। नंबर 3, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य उत्पन्न विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना, उनके मध्य संधियां और समझौते कराना। नंबर 4, विश्व में शांति स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य है विश्व में शांति स्थापित करना। नंबर 5, विश्व में युद्ध होने से रोकना। नंबर 6, विश्व में यदि युद्ध कहीं पर हो जाता है तो उस युद्ध के दायरे को सीमित करना, यानी कि जो शत्रु देश हैं, जो दुश्मन देश हैं, उन दुश्मनी देशों को, उन शत्रु देशों के दायरे को सीमित करना, उनको कम से कम देशों तक फैलने देना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न देशों में सहयोग को बढ़ावा देना। नंबर नेक्स्ट, सभी देशों के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। नंबर नेक्स्ट, विश्व में प्राकृतिक आपदा, बीमारी, महामारी से फैलने को रोकना। तो ऐसे कई मुख्य उद्देश्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिनकी पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर कार्य करता रहता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संरचना है वो मुख्यतः 6 अंगों से मिलकर बनी है, और ये 6 अंग कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपके जो प्रश्न हैं वो 2 हैं कि एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत कब सदस्य बना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा अध्यापन कैसा लग रहा है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें झटपट। मैं निरंतर प्रतिदिन आपको यूं ही एक वीडियो प्राप्त कराता रहूँगा, और इस कोविड के दौर में आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। वीडियो के अंत में आप सभी से एक अपील यह कि कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सावधानी ही सुरक्षा है, अतः आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क सदैव पहनें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ जरूर धोएं। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, ऐसी उम्मीद है आप सभी से। आप सभी निरंतर नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखें। मिलते हैं कल, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, और कल हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।